आज हम चर्चा करेंगे सांग कला के स्वरूप और उसके प्रस्तुति पक्ष को लेकर के। साहित्यिक शब्दों में इसे कहा जाए तो सांग के प्रस्तुतिकरण का तात्विक विवेचन अर्थात सांगों के तत्वों की समीक्षा चर्चा। हरियाणा की लोकधर्मी नाट्य परंपरा में सांग लोक नाटक के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित विधा रही है। इसके मंचन की शैली और इसके पात्रों का क्रम और इसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके तत्वों का उल्लेख आज के वक्तव्य में हम करेंगे। सबसे पहले सांग के लिए सांग का मंच एक अनिवार्य तत्व है। जिस मैदान में सांग का आयोजन किया जाना है वहां पर सांग का मंच बनाने के लिए 6 या 8 तख्त आपस में जोड़ करके सांग का चौकोर मंच बनाया जाता है, जिस पर सांग के साजिंदे आकर पहले बैठते हैं, फिर गौण कलाकार, फिर सांग का मुखिया और फिर सांग प्रारंभ होता है। सन 1750 से पहले सांग का यह मंच तख्त के बजाय जमीन पर ही बना दिया जाता था, कोई दरी, खरड़, त्रिपाल आदि बिछा करके। लेकिन सन 1900 में जब पंडित दीपचंद आए तो उन्होंने सांग कला के इस मंच को स्थापित किया और पंडित लक्ष्मीचंद के जमाने से सांगों के इस मंच में और परिष्कार हुआ और सुधार हुआ और इस मंच के ऊपर शामियाना लगाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त सांग के मंच के लिए किसी प्रकार का और कोई बनावटीपन नहीं होता, इसीलिए सांग के मंच को ओपन एयर स्टेज भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सांग के मंच पर साउंड सिस्टम, ध्वनि प्रसारण यंत्र भी लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि अब कलाकार उतनी ऊंची आवाज में, जितनी ऊंची आवाज में पहले सांगी अपनी रागनियों को, अपनी वार्ताओं को, अपने सांग के कथानक को दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा देते थे, वो आजकल के कलाकारों में कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो ये कलाकार अपने मंच पर माइक लगाते हैं और माइक के माध्यम से वो आवाज दूर तक जाती है। सांग का दूसरा प्रमुख तत्व है साज और साजिंदे। मंच की स्थापना के बाद सांग के मंच पर साजिंदे आते हैं जो साथ में अपने वाद्य यंत्र लाते हैं। मंच पर एक सर्किल में, एक गोल दायरे में बैठ जाते हैं और ऊंची आवाज में अपने वाद्य यंत्रों से ऐसी सुरीली धुन निकालते हैं कि उस सुरीली धुन को सुनकर के आसपास के क्षेत्र के लोग ये समझ जाते हैं कि सांग आरंभ होने का समय हो गया है और वो घरों से निकलकर वहां आने लगते हैं। साज और साजिंदों के पश्चात तीसरा मुख्य तत्व जो सांग के प्रस्तुति पक्ष का है वो है पात्र और उनकी वेशभूषा। सांग के पात्र
मंच स्थापना और साजिंदों के उपस्थित होने के पश्चात जो गौण पात्र हैं वो मंच पर आते हैं। उन पात्रों की वेशभूषा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। सांग में जैसा कि आप जानते हैं, महिला पात्रों का अभिनय भी पुरुष पात्र ही करते हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा महिलाओं वाली वेशभूषा होती है। उस वेशभूषा में जिसको रानी का अभिनय करना है, जिसको बांदी या दासी का अभिनय करना है, या सेठानी का अभिनय करना है, या दूती का अभिनय करना है, या नौकरानी का अभिनय करना है, उस अभिनय के लिए उनकी वेशभूषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। जैसे पहले अंगिया इत्यादि पहनते थे, लहंगा और अंगिया, उसके बाद कुर्ता दामन पहनने लगे और आजकल सलवार जम्फर पहनते हैं, चुन्नी गले में दुपट्टे के रूप में लेते हैं। यही सभी महिला पात्रों की वेशभूषा होती है। इसके बाद सांग का मुखिया मंच पर आता है। जब सांग के गौण पात्र आते हैं तो वो आकर के गुरु वंदनार्थ कुछ पंक्तियां गाते हैं। कनिष्ठ से वरिष्ठ वर्ग की ओर यह क्रम चलता है। सबसे जूनियर कलाकार सबसे पहले गुरु वंदना की पंक्ति बोलता है, उसके बाद उससे सीनियर, फिर उससे सीनियर, और इस प्रकार अंत में सांग का मुखिया मंच पर आता है और वह आकर के सांग का आरंभ करता है। उसका मंच पर पहुंचना, उसके द्वारा गुरु वंदनार्थ जिन दोहों का, जिन पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है उसे मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण के रूप में सांग का मुखिया भगवत भक्ति, गुरु भक्ति से ओतप्रोत कुछ पंक्तियां उच्चरित करता है। जैसे पंडित रामकिशन व्यास सांग का आरंभ करने से पहले मंगलाचरण के रूप में बोलते थे, ब्रह्मा विष्णु सुरेश शिव और व्यास आदि अवतार, जग जननी तेरे भाव को बस ना जाने संसार। 30 कोस करनाल से गुरु का लेवा स्थान, श्री माई राम सतगुरु मिले गुरु कहूँ भगवान। वो इस प्रकार से गुरु वंदना करते थे। इसी तरह कुछ अन्य सांगकार भी इस तरह की पंक्तियां बोलते थे, हे ईश्वर परमात्मा तेरा सारे को प्रकाश। अपने गुरु के नाम का उच्चारण करके उसकी वंदना करते हुए कहते थे कि मैंने उनको गुरु मान लिया, मैं उनके रहूं चरण का दास। इस प्रकार की पंक्तियों का उल्लेख सांगकार करते रहे हैं। पंडित महावीर व्यास गुरु वंदनार्थ कहते थे, कपिल मुनि के धाम कलात में श्री गुरु जी का निवास, श्री जय सिंह जी सतगुरु मिले मैं नित रहूं चरण का दास। हर सांगी की अपनी अपनी शैली होती थी जो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से मंगलाचरण करते थे और सांग का आरंभ करते थे। सांग का आरंभ करने से पहले वो कोई उपदेशात्मक गीत भी सांग के मंच से दर्शकों को सुनाते थे। जैसे व्यास जी इस गीत को गाते थे, खिण दे करके ख्यास गात का जो खिणवाना चाहूं। इसमें ये गीत ऐसा है कि जिस वर्ण से शरीर के अंग का नाम शुरू होता है उसी वर्ण से भगवान का नाम शुरू होता है। बहुत अद्भुत काव्य कौशल है इस गीत में। खिण दे करके ख्यास गात पर जो खिणवाना चाहूं, बाल बाल में बाल मुकुंद, केशों में कृष्ण काला भी हो, सिर खिण दे मेरे श्री हरि, मस्तक पे मुरली वाला भी हो, सिल्ली ऊपर श्याम सलोना, नैनों में नंद लाला भी हो, नाक पे खिण नर नारायण, मुख पे मोहन माला भी हो, हर होठों पे खिण दांतों पे दाता का उजियाला भी हो, करे कन्हैया रास कान पे गढ़ गोविंद खिणवाऊं मैं, खिण दे करके ख्यास गात पर जो खिणवाना चाहूं मैं। इन पंक्तियों पर अगर ध्यान देंगे आप तो जैसे
हमने अंगों का नाम लिया, जैसे बाल, सिर के एक एक बाल के बारे में कहता है, बाल बाल में बाल मुकुंद, तो प्रत्येक बाल में बाल मुकुंद खिणो। जैसे आजकल टैटू वगैरह लगाने का प्रचलन है, तो पहले ज़माने में एक मशीन के माध्यम से उकेरे जाते थे शरीर के अंगों पर विभिन्न प्रकार के नाम और आकार, उसको खिणना कहते थे। खिण दे करके ख्यास गात पर जो खिणवाना चाहूँ मैं, ये गीत व्यास जी ने लिखा, अद्भुत काव्य कौशल इस गीत में है। इसके बाद सांग का प्रस्तुतिकरण हो जाता था और सांग को आरंभ करने के लिए जैसी परंपराएं चली आ रही थी, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते थे सांगी। किसी देश, काफिये, चौबोले से सांग का आरंभ होता था। पंडित लक्ष्मीचंद के बाद सांग का आरंभ करने से पहले कोई चौबोला सुनाया जाता था, 4 बोलों की कविता होती थी। जैसे पंडित रामकृष्ण व्यास सांग शशिकला सुखवीर का आरंभ करने से पहले उस सांग की एक भूमिका, उस सांग का एक परिचय चुबोले के माध्यम से इस प्रकार देते थे। नरवरगढ़ के बीच में हुए सेठ सोमदत्त साहूकार, 2 लड़के पैदा हुए सुखबीर और किशन कवार। सुखबीर और किशन कवार दोनों भाई थे माजाए, सोनितपुर सुखबीर किशन खुद बैनपुरी में ब्याए। बैनपुरी में ब्याए थे, घर पुष्पा से ठाणी थी, शशिकला सुखबीर की औरत सालबाज गिरकाणी थी। यहाँ पात्रों का इस प्रकार परिचय देकर के वो सांग का शुभारंभ कर देते थे। सांग आरंभ होकर अपने चरम को पहुंच जाता और फिर वो कथानक जब संपूर्ण हो जाता तो सांग समाप्त होता। लेकिन सांग समाप्त होने की घोषणा के लिए भी एक विशेष वाक्य का प्रयोग किया जाता था। जिस प्रकार संस्कृत के नाटकों में भरतवाक्य की भूमिका है नाटक समाप्त होने के पश्चात, उसी प्रकार सांग में भी सांग खत्म होने पर यह कहा जाता था, बोलो नगर खेड़े की जय। ये एक संकेत होता था कि सांग समाप्त हो गया है। कुछ सांगी अपने सांग के जो कथा है, उस कथा का जो निष्कर्ष है, उससे संबंधित एक दोहे का प्रयोग करके भी नगर खेड़े की जय बोलते थे। जैसे पंडित महावीर व्यास सांग शरण देनाई की अंत में बोलते थे, तिरिया हठ पूरा हुआ, गया भोज फंद में फै, सांग समाप्त हो गया, बोलो नगर खेड़े की जय। इस प्रकार की भी शैली होती थी कुछ सांगियों की, क्योंकि सांग का जो अंतिम दृश्य है उसको किसी एक पंक्ति में, 2 पंक्ति में दोहे के रूप में आबद्ध करके सांग समाप्ति की घोषणा कर दी जाती थी। और इस प्रकार का यह प्रचलन जैसे संस्कृत के भरतवाक्य में होता है, वो हरियाणा के सांगों में रहा। सांग का एक और प्रमुख तत्व है नकली। जैसे संस्कृत के नाटकों में विदूषक की भूमिका होती है, ऐसे ही सांग में नकली की भूमिका होती है। वो नकली राजा का मंत्री बनकर रहता है या संदेश वाहक की भूमिका निभाता है। अनेक प्रकार की भूमिकाएं सांग में वो समय समय पर कथानक की मांग के अनुसार एक ही पात्र कई पात्रों की भूमिका समय समय पर निभाता रहता है। वैसे ही नकली भी कई पात्रों की भूमिका निभाता है। नकली सांग की जान होता है। हालांकि यह सांग की मूल कथा से संबंधित नहीं होता, लेकिन मूल कथा के संदर्भ में यह जिस प्रकार के मजाक और मखौल करता है सांग में, उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। सांग में नकली का न होना मतलब सांग में हास्य रस का न होना। सांग में हास्य रस की उपस्थिति नकली के द्वारा ही दर्ज कराई जाती है। इसलिए नकली या मखौलिया या मजाकिया इस प्रकार के विशेषण इस पात्र के लिए लोगों द्वारा दिए जाते हैं। और आमतौर पर सांग समाप्त होने पर जाती हुई भीड़ से सुना जाता है कि बाकी सब तो ठीक था, बाकी नकली नकली ये था। उसकी प्रशंसा में इस प्रकार की बातें सांग देखने वाले दर्शक चर्चा करते हुए घरों को जाते हुए देखे जा सकते हैं।
सांग की शैली से संबंधित एक और मुख्य तत्व है संवाद योजना। सांगों में संवाद योजना के बिना सांग का मंचन ही संभव नहीं है, क्योंकि नाटक संवाद के बिना हो ही नहीं सकता। और लोकधर्मी नाट्य परंपरा के नाटकों में जिनका कोई लिखित इतिहास कभी उपलब्ध नहीं रहा, ऐसे नाटकों में अगर परस्पर पात्रों की संवाद योजना पर ध्यान दिया जाए तो हर सांग मंडली में हर कथानक के लिए सारे संवाद कथानक वही है, रागनियां वही है, लेकिन उनकी आपसी बातचीत उस मंडली के जो पात्र हैं, जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के कौशल पर निर्भर करता है। कोई लिखित संवाद नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद नल राजा का सांग करते हुए जिन संवादों का प्रयोग अपनी सांग मंडली में करते थे, जरूरी नहीं है कि उनकी शिष्य मंडली आज तक उसी तरह के शब्दों और संवादों का प्रयोग कर रही हो। उनमें समय के साथ अनेक बदलाव आते गए। हाँ, उनकी रागनियों का गायन हो रहा होगा। ये सांगों के लिए एक विचित्र बात थी। कई बार तो सांग पार्टियां कथानक के संवादों को इतना भी बदल देती थी कि कथानक विक्षिप्त हो जाता था, बिखरा बिखरा सा हो जाता था, या ये लगता था कि इस कथानक में इस प्रकार की बातचीत स्वाभाविक नहीं है। पंडित रामकिशन व्यास ने इस बात को महसूस किया। उन्होंने अपने सांगों से गद्यात्मक संवादों को लगभग समाप्त कर दिया। न के बराबर उनके सांगों में संवाद होते थे। वार्ता के रूप में सांग की कड़ी को वो स्वयं जोड़ते थे सूत्रधार की भूमिका में, और पात्रों के लिए उनको जिन संवादों की आवश्यकता थी वो सारे संवाद उन्होंने पद्यात्मक बना दिए। हालांकि कुछ कलाकार उन पद्यात्मक संवादों में भी फेरबदल कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यही लोक साहित्य की खूबसूरती है कि हम देश काल वातावरण के अनुसार किसी भी लोक नाटक में किसी भी प्रकार की गतिशीलता लाने के लिए कोई भी बदलाव उसमें करना चाहते हैं तो स्वाभाविक हो जाता है वो। व्यास जी ने इन लोक नाटकों के मूल कथानक को ठेस न पहुंचे और जिन समसामयिक मुद्दों पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उन मुद्दों पर वो अपनी लेखनी सही से चला सकें, सही संदेश दे सकें, इसके लिए उन्होंने प्रश्नोत्तरी शैली की रागनियों का निर्माण किया। और ये प्रश्नोत्तरी शैली की रागनियां ही पद्यात्मक संवाद बनी। यही सांगों की संवाद योजना बनी। जैसे जब हीरामल की पत्नी उसे समझाती है कि आपको किसी पराई औरत के प्रेम में, मोह में आकर के इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, तो एक गीत में व्यास जी ने दोनों के सवाल जवाब चित्रित किए। वो पत्नी कहती है हीरामल की, पर नारी हो बुरी जगत में गात बचाना चाहिए, और हीरामल कहता है मेरे जिगर के टुकड़े न मत से ठाणी बस रही है। सांग का एक और प्रमुख तत्व है युग चित्रण। सांगों में युगबोध का चित्रण उनकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषता रही है, और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है भारत का विभाजन। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हजारों हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने, कितने बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। ये त्रासदी जिन लोकधर्मी नाटककारों ने अपनी आंखों से देखी, जैसा उसको भोगा, जैसा महसूस किया,
वैसा ही चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में इस त्रासदी का किया। लोकधर्मी नाटकों में युगबोध कितना प्रमुख सशक्त तत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री धनपत सिंह का सांग लीलो चमन, पंडित रामकिशन व्यास का सांग कम्मो कैलाश और रामानंद आजाद मास्टर का सांग मुगल पठान की। ये तीनों ही सांग भारत के बंटवारे से संबंधित हैं। तीनों सांगों में भले ही कथानक में कोई विभिन्नता हो, उनके प्रस्तुतिकरण और कथा संयोजन में कोई भिन्नता हो, लेकिन तीनों सांगों की मूल संवेदना में भारत विभाजन की त्रासदी का जो दुख है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसी को चित्रित किया गया है। इस प्रकार सांग हरियाणा का लोक धर्मी कौमी नाट्य सही रूप में आज की पीढ़ी पहचान सके, हम इसे समझ सकें, इस आशा और अपेक्षा के साथ मैंने यहाँ पर सांगों के मौलिक तत्वों का विवेचन किया। किस प्रकार से सांग का मंचन करने की क्या प्रेरणा रही है, क्या परंपरा रही है, उसका उल्लेख किया है। क्योंकि इन तत्वों से परिचित होने पर ही हम सांग परंपरा और सांगों के स्वरूप से भली भांति परिचित हो सकते हैं। धन्यवाद।